साकेत आइस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नेशनल इनकम पार्ट 2 पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने राष्ट्रीय आय के पार्ट 1 के बारे में आपको बताया। पार्ट 1 के बारे में हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसमें मैंने आपको बताया द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल इनकम, भारत की राष्ट्रीय आय का जो इतिहास है उसके बारे में हमने बात की, कैसे कैसे राष्ट्रीय आय के बारे में क्या क्या कार्य किए गए। उसके बाद फिर हमने भारत के जो जीडीपी है उस जीडीपी के फॉर्म के बारे में बात किया। नॉमिनल जीडीपी किसे कहते हैं, रियल जीडीपी क्या होती है और ग्रॉस वैल्यू एडिड किसे कहते हैं, इसके बारे में बात किया हमने। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो जीडीपी है वो जीडीपी कैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी मार्केट प्राइस, इनमें कैसे कन्वर्ट होती है और कैसे उसको प्रति व्यक्ति आय के रूप में बदला जाता है। इन पर ऑलरेडी हम अपने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, उसको आप जरूर देख लेंगे और एक कंप्लीट मैटर आपके पास होगा इस चैप्टर से रिलेटेड। जो भी क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से मुझे पूरी उम्मीद है सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और ठीक इसके बाद अभी हम आपको अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी देने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके थे। अब इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, यानी कि जो राष्ट्रीय आय होती है उस राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाले जो क्षेत्र हैं उनका क्या नेचर है और कैसे वो नेचर टाइम के साथ चेंज होता है। इस पार्ट से, इस चैप्टर के इस पार्ट से प्रीलिम्स और मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, तो जीडीपी में 3 क्षेत्रों का कंट्रीब्यूशन होता है। पहला होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है हमारा टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर आते हैं। एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर में कृषि आएगा, कृषि के अलावा पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन यानी कि फिशिंग। कुल मिलाकर के किसी देश की अर्थव्यवस्था के प्राइमरी क्षेत्र में वो सारी चीजें आती हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, जो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं और जिनके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता है, उत्पादन होता है, लोग धन कमाते हैं। ठीक है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र से आती हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में इंडस्ट्रीज आती हैं, उद्योग आते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, निर्माण और विनिर्माण। कंस्ट्रक्शंस एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जितनी भी वस्तुओं का निर्माण और विनिर्माण होता है वे सब हमारी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आते हैं और ये जीडीपी में अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के रूप में योगदान देते हैं। अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र है टर्शियरी सेक्टर, यानी कि तृतीय क्षेत्र, और इसमें सेवाएं आती हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सेवाएं क्या होती हैं, देखिए प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में जो भी उत्पादन हो रहा है वो दिखाई देता है। जैसे खेतों में जो उत्पादन हो रहा है वो दिखाई दे रहा है, जैसे फैक्ट्रियों में जो उत्पादन हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्शियरी सेक्टर में सेवाएं हैं और सेवाएं दिखाई नहीं देती, ये अदृश्य होती हैं, इनविजिबल होती हैं। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, शेयर मार्केट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी कि जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें केवल हम उनको उनका एहसास फील कर सकते हैं, हम उनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ऐसे सभी उत्पादों को हम सेवाओं के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एक मोबाइल हैंडसेट है, तो मोबाइल का हैंडसेट जो है वो क्या है, मैन्युफैक्चर्ड है। तो मोबाइल हैंडसेट जो है जिसे हम हार्डवेयर कह सकते हैं, या किस कंप्यूटर का जो सिस्टम है, हार्डवेयर जो दिखने वाली चीजें हैं, तो जो हार्डवेयर है वो द्वितीय क्षेत्र में संबंधित है, यानी कि जो हार्डवेयर या मोबाइल या कंप्यूटर को बनाने से जो भी पैसा धन में कमाया गया है वो हमारी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल होगा। लेकिन वो जो हार्डवेयर या मोबाइल सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम जिस सॉफ्टवेयर सिस्टम से काम कर रहा है वह अदृश्य है, तो सॉफ्टवेयर टर्शियरी सेक्टर का पार्ट हो जाएगा और हार्डवेयर
प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो जाएगा। और इस हार्डवेयर को बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज किया गया है, जाहिर सी बात है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और वो प्राइमरी सेक्टर में शामिल हो जाएंगे। तो जो उत्पादन होता है यानी कि जीडीपी के अंतर्गत जो भी देश में उत्पादन होता है वह तीनों क्षेत्रों से संबंधित होता है। प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल मिलता है, सेवाएं सहयोग करती हैं और द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादन होता है, तब कहीं जाकर के कोई वस्तु अपनी फाइनल रूप में आती है। तो किसी देश की जीडीपी में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का योगदान होता है, लेकिन तीनों क्षेत्रों का यह योगदान बराबर मात्रा में नहीं होता। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और आपको इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। देखिए, जैसे जैसे कोई देश विकास करता जाता है, यानी कि जैसे जैसे कोई देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है, उसकी राष्ट्रीय आय या उसके जीडीपी में जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र को हम इस तरह से देखेंगे यहाँ पर, द्वितीय क्षेत्र को इस तरह से समझने में आसानी होगी आपको। जैसे जैसे कोई देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है, उसकी जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हो जाता है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हो जाता है और तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, विकास के आधार पर 3 प्रकार के देश यहाँ पर जाने जाते हैं। पहले देश होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अविकसित देश या अल्प विकसित देश, अविकसित देश, ठीक है। दूसरे होते हैं विकासशील देश, विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री जैसे भारत, और तीसरे होते हैं विकसित देश। तो अगर हम तीनों देशों का उदाहरण लें कि इन तीनों देशों में, इन तीनों देशों की जीडीपी में अर्थव्यवस्था के इन तीनों क्षेत्रों का क्या रोल होता है और ये रोल कैसे समय के साथ बदलता है, तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, जब कोई देश विकास के आरंभिक चरण में यानी कि अविकसित स्थिति में होता है, तो आरंभिक चरण में होने का मतलब ही है कि उस देश के पास उत्पादन प्रणाली नहीं है, उद्योगों को चलाने की नई तकनीक नहीं है, तो वो प्राइमरी क्षेत्र से बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जब कोई देश अविकसित देशों की श्रेणी में आता है, यानी कि विकास के प्रथम चरण में होता है, उस स्थिति में उस देश की जीडीपी में प्राइमरी क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होगा। यानी कि इन देशों की जीडीपी में जो प्राइमरी क्षेत्र होंगे उनका योगदान सबसे ज्यादा होगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक गरीब देश है, उस गरीब देश में 100 रुपए की जीडीपी का उत्पादन हुआ है, तो 100 रुपए की जीडीपी में से 60 रुपए तो प्राथमिक क्षेत्र से ही आए हैं। क्यों? क्योंकि द्वितीय क्षेत्र अभी उतना विकसित नहीं हो पाया, और जब द्वितीय क्षेत्र विकसित नहीं हुआ तो सेवा क्षेत्र कैसे विकसित हो जाएगा? जब उद्योगों का विकास होगा तभी सेवाओं का विकास होगा। तो जब कोई देश प्राइमरी स्टेज में होगा अपने विकास की, उस स्थिति में प्राइमरी क्षेत्र का ही योगदान ज्यादा होगा। क्योंकि उस जैसे अगर आपका देश पिछड़ा हुआ है या किसी का देश पिछड़ा हुआ है, तो भाई उसको गेहूं से ब्रेड बनाने की तकनीक नहीं आती, तो वह सीधे गेहूं को ही इस्तेमाल करेगा, वो सीधे रोटी खाएगा, वो ब्रेड और बिस्किट नहीं खाएगा। तो गेहूं का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में गिना जाता है, जबकि गेहूं से बनने वाले ब्रेड और बिस्किट का उत्पादन द्वितीय क्षेत्र में गिना जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर देश पिछड़ा हुआ है, विकसित नहीं है, तकनीक पिछड़ी हुई है, तो उस देश की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा होगा। यानी कि कुल जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी होगी? प्राथमिक क्षेत्र की ही होगी। लेकिन जैसे जैसे देश तरक्की करने लगेगा, उसके पास नई नई तकनीक आएगी और वह नई तकनीक का विकास कर लेगा, तो उसके यहाँ जो प्राथमिक क्षेत्र है, इस प्राथमिक क्षेत्र या प्राथमिक उत्पादों का इस्तेमाल द्वितीय क्षेत्र में होने लगेगा। यानी कि अब उसको पता चल चुका है कि गेहूं से ब्रेड भी बनाया जा सकता है, तो जो गेहूं का उत्पादन हुआ था उस गेहूं से अब ब्रेड बनेगा, और जब ब्रेड का मूल्य गिना जाएगा तो गेहूं का मूल्य अपने आप घटा दिया जाएगा, क्योंकि जीडीपी में अंतिम उत्पादन का मूल्य गिना जाता है, प्राथमिक उत्पादन का मूल्य नहीं गिना जाता। तो गेहूं का मूल्य निकाल दिया जाएगा और उसमें ब्रेड का मूल्य गिन लिया जाएगा। तो विकासशील देशों की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हो जाता है और द्वितीय क्षेत्र का योगदान बढ़ जाता है। ये संकेत है इस बात के कि देश सही प्रकार से विकास के क्रम पर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, विकासशील से विकसित देशों की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे देश और तरक्की करने लग जाते हैं, विकासशील से विकसित की ओर बढ़ने लग जाते हैं, तो उन देशों का सेवा क्षेत्र बहुत तेजी से तरक्की करता है
और सेवा क्षेत्र तरक्की करने का मतलब है कि उस देश की जीडीपी में, यानी कि एक वर्ष में जो कुल जीडीपी हो रही है उसमें सबसे ज्यादा जो पैसा आ रहा है वो तृतीय क्षेत्र से यानी कि सेवाओं से आ रहा है। और जैसे वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि मशीनों का प्रयोग ज्यादा किया जाएगा, ठीक है, मशीनीकृत उद्योग हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में सेवाओं का योगदान अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक हो जाएगा। तो प्रश्न बनता है, एक प्रश्न पूछा गया है कि जैसे जैसे कोई देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता है वैसे वैसे उस देश की राष्ट्रीय आय में या जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, तो ऑप्शन दिए हुए थे, आप क्या बताएंगे, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हो जाता है। और अगर दूसरा प्रश्न पूछा जाए सेवाओं का योगदान, तो आप बताएंगे सेवाओं का योगदान बढ़ जाता है। तो अगर हम सरसरी नजर पर देखें तो अविकसित देशों की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान प्राथमिक क्षेत्र का होता है, विकसित देशों की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र या सेवाओं का होता है, और विकासशील देशों की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान द्वितीय क्षेत्र का होता है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि भारत एक विकासशील देश है लेकिन भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है सेवा क्षेत्र से। क्या इस आधार पर भारत को विकसित देशों की श्रेणी में रख सकते हैं? यहां से एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया है, आईएएस मेंस में प्रश्न आया है, प्रीलिम्स में प्रश्न आए हैं और दूसरे एग्जाम में भी प्रश्न आए हैं। आगे हम इस पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो एक विकास का सही क्रम ये होता है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हो तो अगले चरण पर द्वितीय क्षेत्र का योगदान बढ़े, फिर द्वितीय क्षेत्र का योगदान कम होता जाए तो तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़े, यह एक सही क्रम होता है। और ऐसा क्यों होता है इसको मैंने बताया, क्योंकि जब उद्योगों का विकास होता है तो अंतिम उत्पाद के रूप में वस्तुओं के मूल्य की गणना द्वितीय क्षेत्र में गिनी जाती है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हो जाता है, और उसके बाद फिर सेवाओं का तीव्र विकास होता है, इसलिए सबसे ज्यादा धन सेवा क्षेत्र से आता है। इसको आप बहुत बढ़िया से समझ लेंगे। अब देखिए भारत के संदर्भ में क्या है कि भारत का विकास का अगर हम पीछे जाएं, आज से जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद जब भारत की जीडीपी के आंकड़े आते थे तो उनमें देखा जाता था कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 55 से 60% होता था और आज प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 18 से 19% रह गया है, ठीक है। सेवाओं का योगदान वर्तमान में कितना है, सेवाओं का योगदान लगभग 46 से 50% हो चुका है, लेकिन उद्योगों का योगदान 27-28% पर बना हुआ है। तो ये कैसा क्रम है भारत के विकास का, यानी कि भारत की राष्ट्रीय आय या भारत की जो जीडीपी है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हुआ है, तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ा हुआ है, लेकिन द्वितीय क्षेत्र के योगदान में संतोषजनक वृद्धि नहीं हो पाई। अब सही क्रम तो ये होना चाहिए कि जब उद्योगों का विकास होता है तब सेवाओं का विकास होता है, लेकिन भारत में अभी उद्योगों का विकास चरम पर नहीं पहुंचा लेकिन सेवाएं इतनी ज्यादा विकसित हो गई। तो प्रश्न पूछा है कि क्या एक मजबूत औद्योगिक संरचना के बिना भारत विकसित होने का दावा कर सकता है? बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस यहाँ से आ चुके हैं कि भला ये कैसे संभव हो रहा है कि देश का औद्योगिक ढांचा कमजोर है, पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हुआ है, उद्योग अभी ज्यादा उन्नत नहीं हो पाए लेकिन सेवाएं बहुत विकसित हो गई। तो भारत की सेवाएं भारत के उद्योगों को नहीं बल्कि किसी दूसरे देशों के उद्योगों को अपनी सेवाएं दे रही हैं, और इसी का आंसर है कि भारत की सेवाओं का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है। विदेश व्यापार में आपको पढ़ाएंगे निर्यात दो प्रकार का होता है, वस्तुओं का निर्यात और सेवाओं का निर्यात। तो भारत वस्तुओं का बहुत बड़ा आयातक देश है और सेवाओं का बहुत बड़ा निर्यातक देश है। भारत की सेवाओं को दूसरे देश क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, यानी कि भारत से खरीदते हैं। हालांकि इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, अच्छी बात है, लेकिन भारत की सेवाएं भारत के उद्योगों के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाती और भारत की अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय उद्योगों पर निर्भर हो जाती है और अंतरराष्ट्रीय उथल पुथल का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये अच्छी स्थिति नहीं है, इसको हम बोल सकते हैं ब्रेन ड्रेन हो गया है। भारत से भारत का जो टैलेंट है वो क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है। भारत के कितने बड़े बड़े जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, बड़े बड़े जो इंजीनियर्स हैं, वो दूसरे देशों को जाकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन
क्योंकि भारत का उद्योग अभी उस लायक नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता वहीं पर पड़ेगी जहां ऑलरेडी हार्डवेयर होगा। जाहिर सी बात है, जब हम हार्डवेयर सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी हमारी अर्थव्यवस्था में सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ेगी। अगर हम हार्डवेयर का उत्पादन अच्छा नहीं कर पाएंगे, दूसरे देशों से हार्डवेयर मंगाते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश के जो सॉफ्टवेयर क्षेत्र है वह अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों पर निर्भर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपने देश का जो ब्रेन है, जो ड्रेन हो गया है, देश का ब्रेन कैसे ड्रेन हो गया है, केपीओ के माध्यम से, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बहुत सारे विकसित देश हमारे देश के ब्रेन को आउटसोर्स करते हैं। आपने देखा होगा, आप भारत में रह करके ही विदेशों में जॉब करने वाले बहुत से लोगों को देखते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे ब्रेन को वहां पर बेच रहे हैं एक प्रकार से, और विकसित देश हमारे देश का ब्रेन खरीद रहे हैं क्योंकि वह उन्हें सस्ता मिलता है और उसी का इस्तेमाल करके वहां बड़ी बड़ी कंपनियां संचालित हो रही हैं। हमें अपने ब्रेन को वापस लाना है, ब्रेन गेन करना है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज और समझें, आपको समझ में आएगा कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, वास्तव में इस अर्थव्यवस्था का संतुलन तब बनता है जब अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र भली प्रकार से कार्य करते हैं। लेकिन हमारा जो द्वितीयक क्षेत्र यानी कि जो उद्योग है वो अभी पर्याप्त क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे देश के जो सेवा क्षेत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय उद्योग जगत पर निर्भर हो रहे हैं। इसीलिए हमारे सेवा क्षेत्र का तीव्र विकास हो रहा है और हमारे उद्योगों का विकास तीव्र गति से नहीं हो रहा है। भारत सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए योजना चलाई है जिसका नाम है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई योजना थी। 2014 में इसको शुरू किया गया था और इस मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य है भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। जैसे मान लीजिए कि भारत के कुछ लोग दूसरे देशों को जाके अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें हम भारत में वापस लाना चाहते हैं, तो वो कैसे होंगे? वो जिन विदेशी कंपनियों में बाहर काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्यों ना उन कंपनियों को भारत में ही उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाए। आओ भारत में बनाओ, मेक इन इंडिया। जब वो भारत में आकर के उत्पादन करेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें सेवाएं देने वाले भारतीय लोग स्वयं ही भारत वापस आ जाएंगे। भारत अपने ब्रेन को गेन करेगा जो कि ड्रेन हो गया था। तो ऐसी स्थिति में भारत से प्रतिभाओं का पलायन नहीं होगा और भारत के सेवा क्षेत्र भारत के घरेलू उद्योगों पर निर्भर होंगे। निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में भारत का जो प्राथमिक क्षेत्र है वह और भारत का जो तृतीय क्षेत्र है वह भी पूरी तरह से भारत के उद्योगों को लाभ पहुंचाएगा और यह स्थायी और टिकाऊ विकास होगा। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भारत में विदेशी निवेश को यानी कि एफडीआई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया गया एक सराहनीय योजना है। यकीन मानिए, अगर यह मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना होगा। कब तक बनाना होगा? 2025 तक बनाना होगा। अभी हम कहां तक पहुंचे हैं? अभी हम $3.7 ट्रिलियन तक पहुंच पाए हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी जीडीपी की रफ्तार बढ़ानी होगी और जीडीपी में सेवाओं का योगदान पहले से ही बहुत ज्यादा है। हमें उद्योगों के योगदान को बढ़ावा देना होगा और उसमें मेक इन इंडिया योजना को प्रमोट करके हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने समझा कि किस तरह से किसी देश की अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रों का योगदान होता है या जीडीपी में 3 क्षेत्रों से धन आता है। इसको अगर हम एक लाइन में कहें तो क्या कह सकते हैं कि जीडीपी के माध्यम से देश में जो उत्पादन हो रहा है वो 3 क्षेत्रों से आ रहा है। हम और आप जैसे मेरा ये जो कार्य है किस क्षेत्र का है? ये टर्शरी सेक्टर का है, सर्विस सेक्टर का है। हमारे और आपके द्वारा जो भी पैसा कमाया जा रहा है वह जीडीपी का पार्ट है और वह इन 3 में से ही किसी एक क्षेत्र में कमाया जा रहा है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं, धन कमाने से संबंधित जो भी कार्य हैं वो इन्हीं 3 में शामिल होते हैं। तो जैसे जैसे कोई और ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे जैसे कोई देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घट जाता है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा,
अगर आपसे प्रश्न पूछे कि जब देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो इनमें से क्या सत्य है? पॉइंट 1, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हो जाता है। पॉइंट 2, प्राथमिक क्षेत्र का महत्व कम हो जाता है। महत्व नहीं कम होता है, योगदान कम हो जाता है। ठीक है, महत्व तो और ज्यादा बढ़ जाता है। जो कृषि सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो जाता है? देखें जरा, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो इस तरह से होता है कि जब देश तरक्की करता है तो हमारे कृषि का स्वरूप बदल जाता है और कृषि का वाणिज्यीकरण या व्यापारीकरण हो जाता है। जैसे कृषि 2 प्रकार की होती है और कृषि में जो उत्पादन किए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं खाद्य फसलें और दूसरी होती हैं नगदी फसलें। ठीक है, नगदी फसलें या कैश क्रॉप्स और ये फूड क्रॉप्स, खाद्य फसलें। खाद्य फसलें क्या होती हैं? ऐसी फसलें या ऐसे कृषि उत्पाद जिन्हें सीधे हम कंज्यूम कर लेते हैं और इनका उत्पादन करने का उद्देश्य होता है खाद्यान्न संरक्षण को बढ़ावा देना। नगदी फसलें वे होती हैं जिन्हें कच्चे माल के रूप में किसी उत्पादन में को बनाने में या उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे किसी देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगता है, औद्योगिकरण होने लगता है, वैसे वैसे खाद्य फसलें तेजी से नगदी फसलों के रूप में बदलती जाती हैं। जैसे अब हम आपसे पूछें कि दूध क्या है, मिल्क क्या है, तो आप कहेंगे कि मिल्क एक प्राथमिक उत्पाद है या खाद्य फसल है, हम डायरेक्ट दूध को कंज्यूम कर सकते हैं। आपकी बात सही है, लेकिन इसी दूध के उत्पादन से या इसी दूध को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके पूरी की पूरी एक डेयरी इंडस्ट्री चल रही है। ठीक है, गेहूं क्या है? खाद्य उत्पाद है, सीधे सीधे हम उसको रोटी बना के खा सकते हैं, लेकिन इसी गेहूं से पूरा बेकरी इंडस्ट्री चल रही है। तो गेहूं उद्योग, गेहूं, दूध या इससे संबंधित और भी इस तरह के तमाम उत्पाद हैं जिनसे पूरे के पूरे उद्योग चल रहे हैं। तो जैसे जैसे देश तरक्की करता है वैसे वैसे खाद्य फसलें नगदी फसलों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी कि खाद्य फसलों को नगदी फसलों के रूप में प्रयोग किया जाने लगता है। और ऐसी स्थिति में उस देश की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हो जाता है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान बढ़ जाता है, क्योंकि नगदी फसलें उद्योग में शामिल होती हैं, क्योंकि नगदी फसलें कच्चे माल के रूप में वस्तुओं को बनाने में इस्तेमाल की गई हैं। जैसे गेहूं खाद्य फसल है, लेकिन गेहूं से बनने वाला जो ब्रेड है वो क्या है? उद्योग है, उद्योगों में बनाई गई है। तो ऐसी स्थिति में गेहूं नगद फसल बन गया और उसकी कीमत ब्रेड के मूल्य में शामिल हो गई। तो यहाँ पर गेहूं का मूल्य घटा दिया गया, यहाँ ब्रेड का मूल्य बढ़ा दिया गया। तो प्राथमिक उत्पाद का या प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हो गया और द्वितीय क्षेत्र का योगदान बढ़ गया जीडीपी में, जब देश ने तरक्की की। ऐसी स्थिति में और जब देश तरक्की करता है तो कृषि का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कृषि का योगदान जरूर कम होता है लेकिन महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि तब उस देश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित हो जाते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऐसे उद्योगों को कहा जाता है जिनमें कृषि उत्पादों को सीधे सीधे इस्तेमाल किया है, जैसे टमाटो केचप बनाने वाली इंडस्ट्री, जैसे जूस बनाने वाली इंडस्ट्रीज। यानी कि ऐसे कृषि उत्पाद जो शीघ्र समाप्त हो जाते हैं उन्हें एक प्रोसेसिंग के द्वारा एक पैकेज्ड फूड में बदला जाता है, इसे हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। और भारत में इसकी अपार संभावनाएं हैं। निश्चित तौर पर जब ऐसा होने लगता है तो इसी को बोलते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण, यानी कि कृषि व्यापार बन जाती है और तब उस देश में जीडीपी में कृषि का योगदान कम हो जाता है और द्वितीय क्षेत्र का योगदान बढ़ जाता है। आगे इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे देश, इसमें यहां तक आपने समझ लिया। अब देखिए सीधे सीधे इसमें एक पॉइंट और बचता है कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, क्या उसकी विधियां हैं? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसकी विधियां 3 हैं। 3 प्रकार की विधियां हैं जिनके आधार पर हम किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। पहली विधि क्या है? आय गणना विधि। आय गणना विधि, आय गणना विधि। दूसरा क्या है? व्यय गणना विधि। व्यय गणना विधि, अभी आपको बताएंगे भारत में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है उत्पाद गणना विधि। उत्पाद गणना विधि। आय गणना विधि में क्या होता है? अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में जो भी लोग
जो पैसे कमा रहे हैं उनकी जो वार्षिक आय है, हम और आप सभी यानी कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा जो भी पैसा कमाया जा रहा है, उनकी वार्षिक आय का कुल योग आय गणना विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय कहलाता है। हम और आप राष्ट्रीय आय में योगदान दे रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में कर्मचारियों द्वारा जो भी श्रमिक है उनके द्वारा कमाए गए धन का कुल योग ही राष्ट्रीय आय गणना विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय कहलाएगा। अब देखिए व्यय गणना विधि क्या होती है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, भारत में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। व्यय गणना विधि में एक वर्ष में किए जाने वाले कुल व्यय और एक वर्ष में होने वाली कुल बचत का योग या टोटल ज्ञात किया जाता है। यानी कि एक वर्ष में आपके द्वारा जो खर्च किया गया और जो बचत की गई, अगर इसको जोड़ दिया जाए, यानी कि देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा जो कुल व्यय किया गया और कुल बचत किया गया, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो देश की राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों की आय और व्यय और बचत को जोड़ करके देश की राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। पर समस्या ये है, ना तो व्यय के पूरे आंकड़े प्राप्त हो पाते हैं और ना ही बचत के संपूर्ण आंकड़े प्राप्त हो पाते हैं। तो भारत में व्यय गणना विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। तीसरा है उत्पाद गणना विधि। उत्पाद गणना विधि में क्या होता है, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में जो अंतिम उत्पादन हो रहा है, उस अंतिम उत्पादन का जो मौद्रिक मूल्य है उसे राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है। तो भारत में किसका प्रयोग किया जाता है, भारत में आय गणना विधि और उत्पाद गणना विधि का प्रयोग किया जाता है। व्यय गणना विधि का प्रयोग भारत में नहीं किया जाता, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इन दोनों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जो नियमित आय वाले कर्मचारी हैं, यानी कि ऐसे कर्मचारी जिनकी नियमित आय है, उनकी आय गणना विधि करने के लिए आय गणना विधि का प्रयोग कहता है कि भाई इनकी कितनी आय है, और बाकी क्षेत्रों में जो उत्पादन हो रहा है उसमें उत्पादन गणना विधि का प्रयोग करके इसका मूल्य निकाला जाता है और फिर इन दोनों को जोड़ करके देश की राष्ट्रीय आय प्राप्त की जाती है। तो ये दो वीडियो में हमने आपको राष्ट्रीय आय को समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। बार बार इसको पढ़िए, बार बार इसको सुनिए और इसके बाद जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे उनकी प्रैक्टिस कीजिए। निश्चित तौर पर बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको मिलने वाले हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों से ही प्रश्न आपको मिलेंगे। थैंक यू।